वेलकम पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है अरिहंत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हम समय समय पर देते रहेंगे बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन और जानकारियां। पेरेंट्स, आज अरिहंत एकेडमी आप सबका स्वागत करता है इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कम जानकारी लोगों के पास अवेलेबल होती है ऐसे एक फील्ड के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी, एमपीएससी, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए एंड मर्चेंट नेवी। पेरेंट्स, इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे इसका कोर्स, इसके ड्यूरेशन, उसकी एंट्रेंस एग्जाम और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आज आपको दी जाएंगी। तो आशा करते हैं आप इस सबको ध्यान से सुनेंगे और इसको जरूरत पड़ने पर यूटिलाइज करेंगे। इस वेबिनार में हमारा साथ देंगे एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट जो इस फील्ड में पिछले मोर देन 20 ईयर्स से सर्व करते आ रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ प्रोफेसर जयेश मामतोरा, आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अरिहंत एकेडमी साइंस सेक्शन। आज इस वेबिनार में मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दूंगा, बट जो डिटेल्स हैं, जो कोर्सेज है, जो उसके एंट्रेंस एग्जाम है, वो दूसरे एक्सपर्ट आपको आकर बताएंगे, जिनका इंट्रोडक्शन इस वेबिनार में हम आपको देंगे। सो पेरेंट्स, आप आशा करता हूं आप सब हमें ध्यान से सुनेंगे और इसकी सराहना करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट राइट अवे। पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी स्टूडेंट को यूपीएससी, एमपीएससी या एनडीए मर्चेंट नेवी के लिए जाना है, तो उसके लिए व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन, उसे क्या करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 12th में उन्हें ये पता होगा, 11th के स्टूडेंट्स को हमने बताया होगा, बट जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप किसी भी यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए या मर्चेंट नेवी में जाते हैं, एंट्रेंस तो है, ऑफ कोर्स देयर आर एंट्रेंसेस, बट उसके अलावा आपका बोर्ड का स्कोर भी चेक किया जाता है। और बोर्ड का एग्रीगेट में कभी किसी में 60% रिक्वायरमेंट है, कभी किसी में अलग रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स एक्सपर्ट विल लेट यू नो, बट ये तब आसान होगा जब आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत बेस्ट हो और आपको कोई अनवांटेड सब्जेक्ट्स ना पढ़ने पड़े। तो हमें ऐसा लगता है, आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू फ्रॉम आवर एंड, हमारे एक्सपीरियंस से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट अगर अपने एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ एचएससी बोर्ड को बढ़ाना चाहता है, तो एग्रीगेट बढ़ाना तब आसान होगा जब वो स्टूडेंट अपने 24 महीने के करिकुलम में कुछ ऐसे डिसीजंस ले जिससे उसे डिस्टर्बेंस कम हो और अपनी एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। एंड लकीली इन महाराष्ट्र बोर्ड वी हैव गॉट ऑप्शन कॉल्ड एज बाइफोकल साइंस। बाइफोकल का जैसे नाम ही आंसर है, बाइफोकल मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो दो सब्जेक्ट्स को कवर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्लाइड के ऊपर, ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ दिस, बट स्टिल एज अ रिविजन। जैसे आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पर 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे: इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ऑफ कोर्स देयर इज नो बायोलॉजी, इसके अंदर बायोलॉजी नहीं आता, ये पीसीएम ग्रुप होता है, टेक्निकल ग्रुप कहा जाता है। इंग्लिश विच इज द फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दीज आर द 3 अगेन कंपलसरी सब्जेक्ट। आपके एनडीए मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस में भी ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू रिटेन दिस। इंग्लिश भी होता है। नाउ बायो, हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, इस सब की आपको जरूरत नहीं होती है। सो इफ यू आर एमिंग टू गेट सम गुड परसेंटेज इन योर 12, तो बेटर है कि पहले तो 6 की जगह पे 5 सब्जेक्ट पढ़ो। क्योंकि आप देखिए आपके राइट हैंड साइड पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में देयर इज ओनली 1 लाइन, मतलब कि आपको इन 4 सब्जेक्ट में से कोई एक लेना होता है: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएम या स्कूटर एंड ऑटोमोबाइल। बस स्कूटर एंड ऑटोमोबाइल ऑफ कोर्स मुंबई में या मुंबई के आसपास में देयर आर वेरी रेयर कॉलेजेस जहां मिलेगा, तो जनरली स्टूडेंट गो फॉर कंप्यूटर साइंस, ईएम। जनरली जिसको कंप्यूटर्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर साइंस लेता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं जब आप बाइफोकल लेते हो, तो ये स्क्रीन आपको पूरे एडवांटेजेस क्लियर करके देगा। एक स्टूडेंट है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसने बाइफोकल लिया है, और राइट हैंड साइड पर एक स्टूडेंट है जिसने जनरल साइंस लिया है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड बाइफोकल, तो वो स्टूडेंट अपने 2 साल के एचएससी बोर्ड के करिकुलम में सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, सिर्फ 5: इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड योर बाइफोकल। तो ऑफकोर्स उसका स्टडी जो है वो कम हो जाता है। अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो जो जनरल साइंस वाला होगा वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका एक सब्जेक्ट कम हो गया। सेकेंड एडवांटेज, जैसे कि हमने ऊपर देखा, जो हमारे बाइफोकल सब्जेक्ट्स थे, इसका वेटेज इज 200 मार्क्स। हमारा टोटल एचएससी बोर्ड का वेटेज इज 600 मार्क्स। उस 200 मार्क के बाइफोकल में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इनफैक्ट ईएम में तो 120 मार्क्स का होता है, बट कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क का, इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 मार्क का, मतलब 50% वेटेज गोज टू द प्रैक्टिकल।
एंड स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर कि जैसे 10th में भी आपने जो प्रैक्टिकल्स दिए थे, दे वर कंडक्टेड बाय योर स्कूल. तो obviously now in 12th standard HSC board, the practicals will be conducted within your college and definitely college will try to give you better marks, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उनका रिजल्ट है ना अच्छा है. और ये प्रैक्टिकल्स भी काफी आसान होते हैं. अगर आपने प्रैक्टिकल्स को ढंग से किया है तो गेटिंग 100 on 100 इज अ वेरी इजी जॉब. तो यहाँ पर फेल होने का तो सवाल ही नहीं आता. 70 पासिंग है और 100 तो प्रैक्टिकल से मिल गए. तो थियरी में थोड़ा बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ाई कर लो, प्रीलिम्स को भी ढंग से दे दो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू स्कोरिंग 160, 170, 180, 190 ऑल्सो इज क्वाइट ईजी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट जो बाइफोकल लेता है, लुक एट द सेकेंड पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसका जो स्कोर है, जो प्रैक्टिकल का स्कोर है 600 मार्क में से, उसे प्रैक्टिकल होते हैं 200 मार्क के. अगर आपको जानना है डिटेल में तो फिजिक्स में 30 मार्क्स, केमिस्ट्री में 30 मार्क्स, मैथ्स में 20. सो 30, 30 एंड 20 आपका ये हो गया 80. इनफैक्ट इंग्लिश में भी 20 मार्क का आपका असाइनमेंट टाइप होता है, तो दैट विल बिकम 80. और आपका कंप्यूटर साइंस में हो जाता है 100. सो दैट गोज टू योर 200 का टोटल प्रैक्टिकल का स्कोर. 30, 30, 20 एंड 20. तो इट इज 100 मार्क्स आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हो गए और 100 मार्क्स आपके आगे बाइफोकल. आप लोग सर तो ये 220 क्यों लिखा है? तो ये उनके लिए जो ईएम लेते हैं, क्योंकि ईएम में वी टोल्ड यू इट इज नॉट 100, इट्स 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल. तो सोचे 600 में से 200, दैट इज 33.33% आपको मिलने वाले फ्रॉम द प्रैक्टिकल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स आर वेरी वेरी ब्राइट. तो आपका एग्रीगेट को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है अगर आप बाइफोकल में जाते हो. जबकि एक जनरल साइंस को आप देखिए सिर्फ 150 मार्क्स का मैक्सिमम प्रैक्टिकल हो सकता है, उससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं. तो बाकी थियोरी पेपर होंगे, प्रेजेंटेशन, दीज दैट. आई नॉट से इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू स्कोर हायर परसेंटेज इन द जनरल साइंस. स्टूडेंट अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट, क्योंकि एनडीए मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे एमसीक्यूज आते हैं. तो अगर उनको अपने मेन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो वो उसके लिए आसान हो जाएगा कि टोटल सब्जेक्ट ही 5 है, उसमें भी प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स पे वो फोकस कर सकता है. जबकि जनरल साइंस वाला 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थियोरेटिकल ज्यादा है, तो उसका जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहेगा और शायद वो बहुत अच्छे से फोकस, मतलब इतना टाइम ना दे पाए जितना एक्चुअली वो दे सकता था. सो दैट इज वन मोर ड्रॉबैक. एंड यस, अगर आप एग्रीगेट बहुत अच्छा करते हो और अगर आपके पास कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स का नॉलेज है तो दिस कुड हेल्प यू लिटिल बिट इन क्लियरिंग योर यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए या टेक्निकल कोर्सेज में. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. अदरवाइज यहाँ पे बाइफोकल में इतना हेल्प नहीं होगा. आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे. अगर मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे यूपीएससी, एमपीएससी में जाना है या मुझे एनडीए, मर्चेंट नेवी, लेट्स से एनडीए एंड मर्चेंट नेवी ही करना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एनडीए और मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस होता है, बट दैट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज योर जेडब्ल्यू. तो उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या उसे एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए कि एचएससी बोर्ड का, हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक? ऑब्वियसली आंसर इज इफ यू आर डेडिकेटेड, डिसाइडेड कि मुझे इसी स्ट्रीम में जाना है और आपको किसी भी तरह का और ऑप्शन ओपन नहीं रखना है, तो ऑप्शन ओपन रखना है तो बेस्ट टेक्स्ट बुक्स आर ऑलवेज एनसीईआरटी. अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. आपके सामने जो दिख रहे हैं फिलहाल दीज आर द कवर पेजेस ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, क्योंकि कंपेयर टू एनसीईआरटी ये थोड़े कम भी है. और आपका एचएससी बोर्ड में जो भी एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी से नहीं, वो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. बट मैं रिपीट करता हूँ, मोमेंट यू गो टू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक तो आपके जो बैकअप प्लान्स थे जेई के वगैरह वो शायद बंद भी हो सकते हैं. बट इफ यू आर वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड आपने डिसाइड कर लिया, यू आर डिवोटेड कि मुझे एनडीए में ही जाना है, मुझे मर्चेंट नेवी में ही जाना है, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं. बट इन आर्यन एकेडमी लकीली वी हैव गॉट वन प्लेन साइंस का बैच जो सोडावाला में चलता है, बोरीवली वेस्ट में चलता है. इनफैक्ट एट टीम आर्यन कार्मल इन वसई we already have started one separate batch of plain science. So it's ये separate batch में highlight इसलिए करता हूँ क्योंकि there are very very few such student compared to the professional courses which are engineering and medical. तो ऐसे student का एक पूरा batch हर center पे बनना is not that easy, या वो प्रोफेशनली या इकोनॉमिकली इतना आसान नहीं होता है. तो बट यस, इन आर्यन एकेडमी बोथ जोन्स दैट इज मुंबई एंड वसई वी हैव गॉट अ डेडिकेटेड बैचेस. तो ऐसे स्टूडेंट जो पहले से डिटरमाइंड है और उनको अगर उनके हिसाब से पढ़ाई करनी है, उनको जेई से दूर रहना है, सीईटी से दूर रहना है, तो ये उनको सोडा वाला में भी हैव अ बैच जहां पर उनको डेडिकेटेड इसका ट्रेनिंग
मिल सकता है, बट दैट इज इन सोडावाला इन मुंबई जोन. वसई में यस वी हैव अ टीम अरिहंत कार्मल में वन प्लेन बैच रनिंग फॉर सच स्टूडेंट, जहाँ पे उनका ट्रेनिंग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से होता है, उन्हें एनसीईआरटी ट्रेन नहीं किया जाता है. सो एनसीईआरटी भी टेक्स्ट बुक्स हैं ऑफ कोर्स. ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, जेई देना चाहते हैं, नीट का एग्जाम अपियर करना चाहते हैं. यस दे हैव टू फॉलो दिस. बट इसमें जैसे अभी मैंने कहा 20% का तो पहले पोर्शन का ही डिफरेंस है. तो जब पता ही है कि हमारे लिए बोर्ड इंपॉर्टेंट, तो इस पर नहीं भी जाएंगे तो चलेगा. बट जनरली वी हैव ऑब्जर्व्ड कि स्टूडेंट जो एनडीए मर्चेंट नेवी करता है वो एज अ बैकअप प्लान डेफिनेटली हमेशा इंजीनियरिंग को रखता है. नाउ रखना थोड़ा जरूरी भी है और कंपलसरी भी है, क्योंकि एनडीए में द नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लिमिटेड. द एक्सपर्ट विल कम एंड डेफिनेटली गाइड यू कि द नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड. तो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि मैं क्या करूं. तो तब हम ही उन्हें एडवाइस देते हैं कि बेटा हम भी तुझे सजेस्ट करेंगे कि तू एज एन इंजीनियरिंग एक बैकअप प्लान रख कि अगर तूने एनडीए क्रैक नहीं हुआ, क्रैक हो भी गया, बट एडमिशन अगर नहीं मिला, उस कैंपस में तू नहीं जा पाया, तो व्हाट विल यू डू. प्लेन साइंस करेगा, बीएससी करेगा. तो अगर उसे अच्छा है कि तुझे टेक्निकल फील्ड पसंद है, तो लेट्स हैव अ बेटर ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर द engineering. In that case, the student should get the training from NCERT. I know there is lots of confusion, but repeat karta हूं. But if you are determined that you want to go for NDA and merchant navy, then it is always better to follow the government textbook. If not, then as an optional, those who want to go for engineering and medical entrance exams, national level, they should follow this NCERT textbook. So now this is what I wanted to say from my end. Now better है कि मैं कम से कम समय लूं और एक्सपर्ट को ज्यादा से ज्यादा समय दूं बोलने के लिए अपने एक्सपर्टाइज फील्ड के बारे में. तो स्टूडेंट्स का, यहाँ जमा हुए लोगों का, क्योंकि वो मुझे अरिहंत को, मुझे अनिल सर को ज्यादा सुन चुके हैं, बट आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट आने वाले, बिलीव मी, मैं सबसे पहले तो सर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इनका एक वेबिनार मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूं. एंड बिलीव मी, जब वो वेबिनार मैंने अटेंड किया, जो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स था, इनफैक्ट हमारे स्टाफ का जो रिस्पॉन्स था, यूपीएससी, एमपीएससी और मर्चेंट नेवी के बारे में अगर मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लूं, तो मेरा नॉलेज भी शायद 30% था. और सर का वेबिनार सुनने के बाद मेरे नॉलेज में, अरिहंत के सारे स्टाफ के नॉलेज में भी डेफिनेटली इजाफा हुआ होगा, हमारा नॉलेज बढ़ा ही होगा. हम पूरे वो सेशन में वी वर लाइक ओके, दिस इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग इन द सिंपलिस्टिक मैनर. सो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ आने वाले, स्क्रीन पे आप उनका नाम देख सकते हो, प्रोफेसर कबीर वसंती शेखर. इज द डायरेक्टर ऑफ सोनालकर एकेडमी. इन्होंने अपना एमए इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है, बीई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, एंड इन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम भी किया है. इनका खुद का एक इंस्टीट्यूट चलता है अंडर द नेम सोनालकर्स एकेडमी, जहां पर यूपीएससी, एमपीएससी और बैंकिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, जिनका रेशियो बहुत कम होता है, यहाँ पिछले 18 सालों से वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते आ रहे हैं टू क्रैक दोस. इनफैक्ट वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि ये सर कबीर वसंती सर हमारे साथ एक और तरीके से भी जुड़े हुए हैं. एज यू ऑल नो, अरिहंत एकेडमी हैज स्प्रेड अक्रॉस rest of Maharashtra also. So we have got branch in Amravati as well as in Jalgaon. तो जो हमारी जलगांव की ब्रांच है, वहां पर ये एक्टिव डायरेक्टर भी हैं of the Jalgaon zone also. So without much of the ado, I would like to call upon stage with big round of applause, of course, within our heart, and welcome Kabir sir with a big round of applause, and thanks for giving your time, sir. Kabir Thank sir, you, sir. it's all yours now, sir. Thank you, sir. So I'm Kabir Vasanti Shekhar, and without much ado, we'll start with the lecture. Can we have the next slide, please? Okay, so we are going to start with UPSC and MPSC. So the basic thing is, what is UPSC and MPSC? We actually use those names, UPSC, MPSC, for the examinations which they conduct. हम बोलते हैं कि this man or that girl is preparing for UPSC, he is preparing for MPSC. That is actually wrong. In technical terms, UPSC, MPSC are commissions. These commissions have been formed according to the Constitution. There is a mention in Constitution that we have to have commission which would recommend the future bureaucrats, administrators in the government. So these are two commissions, UPSC as well as MPSC. These are commissions. They have a lot of work under them. But usme se, the main thing is that they have to recommend. They recommend the capable bureaucrats, administrators to the government. UPSC recommends bureaucrats and administrators for the central government, and MPSC recommends the bureaucrat administrator for the state government, Maharashtra government.
There are lots of other state public service commissions like MPSC, like MPPSC for Madhya Pradesh, UPPSC for UP. So they also formulate the recruitment rules. They advise the सर्विसेज ऑन किसका प्रमोशन करना चाहिए, किसको कहाँ पे ट्रांसफर करना चाहिए, फिर किसी ने अगर कोई गलती किया है तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लेना चाहिए. जैसे हमारे आर्मी वगैरह में कोर्ट मार्शल होता है, वैसे वहां पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है. ये सब यूपीएससी एमपीएससी करता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर विच दे आर नोन, वेल नोन, इज द कंडक्ट. दे कंडक्ट द एग्जामिनेशंस. दे कंडक्ट मेनी एग्जामिनेशन. अगेन, एक एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करते वो लोग. They conduct many multiple examinations, but they are well known for one examination each. In the next slide, we can see that UPSC conducts the most prestigious examination called Civil Services Examination. And MPSC conducts something called State Services Examination, और मराठी में जिसको बोलते हैं राज्य सेवा परीक्षा. अब ये होता क्या है? तो देश कैसे चलता है? There has to be a structure. लोग उसमें होते हैं. ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये हमने इलेक्ट कर दिए होते हैं, ये क्या करते हैं? They decide that we going to have this policy. For example, कि हमारे मोदी जी ने बोला कि 20 लाख करोड़ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में. बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से इकोनॉमी डाउन हो गई है. बट ये कहां पे कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे होगा? कौन कौन सी स्कीम में होगा? फिर मनरेगा में कितना पैसा जाएगा? आर वी गोइंग टू चेंज सम रूल्स ऑफ मनरेगा? ये सब कौन डिसाइड करता है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो स्केलेटल फॉर्म में कोई लॉ बनाते हैं या पॉलिसी फॉर्म करते हैं, बट उसके डिटेल जो होते हैं वो हायर लेवल के जो अथॉरिटीज होते हैं, जिनको सेक्रेटरी लेवल के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो फॉर्मुलेट करते हैं. एंड द एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड लेवल इज डन बाय द लोअर लेवल ऑफिसर्स, लाइक आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सब इंप्लीमेंट करता है. आईपीएस अगर होता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करता है. We know only IAS, IPS. Few of you might maybe knowing IFS, जो फॉरेन सर्विस होता है, जो एम्बेसडर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कंट्रीज में. बट देयर आर टोटल 24 नंबर ऑफ पोस्ट जिसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है. और एक बात याद रखो कि यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करता, उसके अलावा एनडीए की एग्जाम, सीडीएस की एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्जाम, देन सीएपीएफ की एग्जाम और जियोलॉजिस्ट की एग्जाम, इवन लाइब्रेरियन, एन नंबर ऑफ एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट्स. बट जो सबसे प्रेस्टिजियस है, वेल नोन है, जिसको हम यूपीएससी एग्जाम बोलते हैं, वो होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अंडर विच 24 नंबर ऑफ पोस्ट आर देयर. उसमें इंडियन रेलवे की 3 से 4 सर्विसेज होती है, लाइक ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज होती है. उसमें हमारी जो पोस्ट ऑफिस है उसकी सर्विस होती है. उसमें हमारी जो दीव दमन नगर हवेली यूनियन टेरिटरीज के लिए जो पोस्ट भरी जाती है सिविल एंड पुलिस की, वो भी होती है. ऐसे 24 नंबर ऑफ पोस्ट होती है. सिमिलरली यहाँ पे एमपीएससी में 21 नंबर ऑफ पोस्ट होती है, जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर होता है, डीवाईएसपी होता है, देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सीईओ होता है, जेडपी सीईओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, तहसीलदार होता है. ऐसी 21 नंबर ऑफ पोस्ट एमपीएससी राज्य सेवा या एमपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू फिल की जाती है. ये साल में एक बार होता है, क्योंकि ये सारी एग्जामिनेशन की पूरा प्रोसेस जो होता है वो पूरा 1 साल चलता है. राइट फ्रॉम द प्रीलिम एग्जामिनेशन जो फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड जो मेंस होता है, थर्ड जो इंटरव्यू होता है, एंड इसके बाद रिजल्ट. तो ये पूरी प्रोसेस को पूरा 1 साल लगता है, 1 होल ईयर. यूपीएससी नॉर्मली 800 to 1000 वैकेंसीज होती है, एंड एमपीएससी में 200 to 400 वैकेंसीज होती है. नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हाई होते हैं, इसीलिए शायद इसको मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस बोला जाता है. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? अगर हम कंपेयर करें अभी, नाउ वी आर गोइंग टू टेक यूपीएससी एमपीएससी साइड बाय साइड. इसकी वजह यह है कि यूपीएससी एंड एमपीएससी आर ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जामिनेशन. बहुत सारी चीजें यूपीएससी से एमपीएससी से जैसे जो स्टेट सर्विसेज होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, वो बोरो करते हैं. और अभी आपके हिसाब से यूपीएससी एमपीएससी में बहुत फर्क नहीं है. जो फर्क होगा वो हमें अभी जब हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे तब लेंगे. अभी वी आर नाउ टू कंपेयर
these two examinations. तो याद रखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख रहे हैं यहाँ पे एज जो होता है, एज क्राइटेरिया है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो यूपीएससी के लिए 32 एज है मैक्सिमम फॉर जनरल कैटेगरी, वही एमपीएससी के लिए 38 है, ओबीसी के लिए 35 एंड 37 है यूपीएससी में, वहीं जो एमपीएससी है वहां पे हायर एज मैक्सिमम एज 42 है फॉर एनी अदर कैटेगरी अदर देन जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी। अभी सिर्फ यूपीएससी में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको बोलते हैं अटेम्प्ट्स। तो देयर आर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन जनरल, इन ओपन कैटेगरी देयर आर ओनली 6 अटेम्प्ट्स दैट आर दोज आर अलाउड फॉर यूपीएससी। मतलब आप 21 ईयर्स से, मिनिमम एज इज 21 से 32 होने तक आप हर साल एक करके मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे ज्यादा अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते हो। बट यही ओबीसी के लिए 3 का कंसेशन है। सो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड फॉर ओबीसी इन यूपीएससी इज 9 एंड एससी एसटी में इसका कोई भी आपको ऑब्स्टेकल नहीं है। Until you reach the age of 37, you can give 1 attempt each and every year. वही एमपीएससी में सिमिलर है, वहां पे कोई भी अटेम्प्ट नहीं है, हर साल आप एग्जाम दे सकते हो until you reach the maximum age. सेकंड थिंग होता है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बोथ ऑफ यूपीएससी एमपीएससी रिक्वायर डिग्री। आपको डिग्री होना चाहिए, यू शुड हैव योर डिग्री विथ योरसेल्फ, और एटलीस्ट आप 3rd ईयर में एग्जाम दे सकते हो। जब आप 3rd ईयर का फाइनल एग्जाम देते हो, यू आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, आपके हाथ में अभी भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एट दैट टाइम यू कैन अपीयर फॉर द एमपीएससी और यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे डिग्री क्वालिफिकेशन होता है, एनी डिग्री, एनी ब्रांच, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनी डिग्री, और इक्विवेलेंट ऑल्सो मीन्स सीए, ये डिग्री नहीं है बट सीए भी क्वालिफिकेशन चलता है। इवन डिस्टेंस एजुकेशन वाली डिग्री चलती है आपकी, अगर फॉरेन वाली डिग्री है तो फॉरेन डिग्री भी चलता है, ठीक है। सो एनी डिग्री इज द क्राइटेरिया फॉर योर एजुकेशनल क्राइटेरिया फॉर यूपीएससी एंड एमपीएससी। अभी यहाँ पे जो अगर कोई ब्रॉड डिफरेंशिएशन करना है यूपीएससी एंड एमपीएससी में, तो ये हो सकता है कि यूपीएससी इज लेस फैक्चुअल, मोर कंसेप्चुअल, वहीं एमपीएससी इज मोर फैक्चुअल एंड लेस कंसेप्चुअल। इसका एक कारण यह भी है कि यूपीएससी में जो सेकंड स्टेज होता है, जिसको हम मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, वहां पे रिटर्न एग्जाम होता है। यू हैव टू राइट योर आंसर्स। कन्वेंशनल जैसे आप बोर्ड वगैरह में लिखते हो, यूनिवर्सिटी में होता है, उसी तरीके से आपको लिखना पड़ता है। सो दूसरा इसमें डिफरेंस है सिलेबस का, वो है कि यूपीएससी हैज अ वास्ट सिलेबस। इसका जो सिलेबस है उसमें पूरा नेशनल लेवल का हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, इंटरनेशनल हिस्ट्री होगी। तो ये सिलेबस बहुत वास्ट है। वही एमपीएससी का सिलेबस जो होगा वो थोड़ा सा महाराष्ट्र सेंट्रिक होगा, थोड़ा सा सिलेबस कम होगा, ठीक है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रीलिम एग्जामिनेशन, जिसको प्री भी बोलते हैं, जो होता है 2 पेपर्स में। बोथ पेपर्स आर एमसीक्यू पेपर। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, 4 ऑप्शन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है 33% का। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो याद रखिए, एमपीएससी एंड यूपीएससी बोथ हैव सेम, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ऑफ प्रीलिम एग्जाम। The first stage is almost similar. आप दोनों को एग्जाम पेपर लेके देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंस कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। सेकंड, मेंस में जब जाते हो तो मेजर डिफरेंशिएशन शुरू होता है कि मेंस में यूपीएससी में आपको रिटर्न पेपर्स होते हैं। टोटल 9 पेपर्स होते हैं जो रिटर्न पेपर्स होते हैं। एमपीएससी में सिर्फ आपको एक पेपर जो होगा वो रिटर्न पेपर होगा, रिटर्न टेस्ट होगी, कन्वेंशनल राइटिंग मेथड वाला होगा। बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू वाले होंगे। एंड थर्ड लेवल होता है, अगेन वो सिमिलर सेम लेवल है, जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, बट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी उसका है पर्सनालिटी टेस्ट। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं, लाइक
how many steps were there on the stairs when you entered the hall? How many steps did you encounter? So what is drawn on the painting behind you? How many आपके सर पे बाल कितने हैं वगैरह ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते. सब याद रखिए. This is a personality test. As a human being आप कैसे हो? Can you if there is a stress, जैसे होता है कि एक तो पॉलिटिशियंस का स्ट्रेस होता है, फिर पब्लिक का होता है, मीडिया का होता है. तो अगर आप मीडिया के सामने जाओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कैन यू फेस दोज पीपल, फेस देयर क्वेश्चंस? ये सब देखा जाता है. आपकी पर्सनालिटी कैसी है. हॉबी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर पे क्वेश्चन पूछा जाता है. यहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट में आपका नॉलेज नहीं देखा जाता. आपका नॉलेज टेस्ट किया ऑलरेडी गया है इन द मेंस एग्जामिनेशन. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस दोनों में है, यूपीएससी प्री और एमपीएससी प्री में. वो सिर्फ मार्किंग का है, मार्क्स का है. यहाँ पे यूपीएससी में जो सेकंड पेपर है, जिसको सीसैट पेपर बोलते हैं, देखिए दोनों में ये सेम है. फर्स्ट पेपर जीएस का होगा. जीएस मींस एवरीथिंग अंडर द सन ओवर द अर्थ. कुछ भी, मतलब उसमें इकोनॉमिक्स भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, साइंस, बेसिक साइंसेस भी आएंगे, टेक्नोलॉजी भी आएगा, सब आएगा. तो ये सारा जो होता है उसको जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज. और जो सेकंड पेपर होता है उसको बोलते हैं सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब आपके टाइम वर्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे. दूसरा होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपके वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन किया जाएगा. और थर्ड होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये पेपर 2 होता है. तो पेपर 2 के जो मार्क्स होते हैं वो यूपीएससी में आपके मेरिट के लिए काउंट नहीं होते, एमपीएससी में वो काउंट होते हैं. तो एमपीएससी में जो मेरिट लगता है वो 400 मार्क्स का होता है, दोनों पेपर्स मिला के 200 का. यूपीएससी में जो मेरिट लगता है वो सिर्फ आउट ऑफ 200 सिर्फ फर्स्ट पेपर का होता है. सेकंड पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर. दोनों में सेम है, +2 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड -0.66 फॉर ईच रॉन्ग आंसर. पेपर 2 में भी सेम है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच फॉर अ करेक्ट आंसर एंड -0.83 फॉर रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट प्लीज. अभी यहाँ पे मेजर फर्क पड़ता है आपकी मेंस एग्जामिनेशन में. यूपीएससी की जो मेंस होती है वो होती है 750 मार्क्स की, जहां पे 250 मार्क्स के 7 पेपर होते हैं. 7 पेपर्स के मार्क्स यहाँ पे मेरिट में काउंट किए जाते हैं. याद रखिए जो पेपर ए एंड बी है, इनके पेपर के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं पकड़े जाते. दीज आर ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर. पेपर ए होता है आपका कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज. एनी लैंग्वेज यू कैन चूज. जो 24 ऑफिशियल लैंग्वेज है लाइक मराठी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो. और पेपर बी होता है इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश कंपल्सरी होता है सबको. ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है. 25%, 33% आपको लाना होता है. इजी होता है. पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो 10 स्टैंडर्ड का होता है. फिर पेपर 1 होता है एसे का, जिसमें आपको 250 मार्क्स के लिए 2 एसे लिखने पड़ते हैं. याद रखिए 3 आवर्स में 2 एसे. अभी ये चेंज हुआ है, पहले 1 एसे पूछा जाता था, अभी 2 एसे लिखने पड़ते हैं आपको. फिर आता है जीएस 1 to 4, जिसमें अगेन मैंने जो बोला है आपको कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को डिवाइड किया गया है जीएस 1 to 3 में. जीएस 4 होता है आपका एथिक्स एंड इंटेग्रिटी. एंड एक ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ता है. याद रखिए ये ऑप्शनल जो होता है ये आपको एमपीएससी में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यूपीएससी में मिलेगा. यूपीएससी में एक ऑप्शनल होता है जिसके 2 पेपर होते हैं. फर्स्ट पेपर होता है वो थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है. सेकंड पेपर होता है थोड़ा सा कंटेम्परेरी होता है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ पेपर होता है. या फिर कभी कभी अगर हिस्ट्री हो गया तो फर्स्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री होगा और सेकंड होगा तो इंडियन हिस्ट्री ज्यादा होगा. इस तरीके से वो डिवाइड होता है 2 पेपर्स. एक ऑप्शनल होता है, 2 पेपर होते हैं. ऑप्शनल आप कोई भी चूज कर सकते हो. तो ऐसे 7 पेपर्स के 250 ईच हो गए, 1750 मार्क्स. वहीं एमपीएससी में आपको 800 मार्क्स की मेंस होती है. यहां पे सारे जो पेपर्स हैं 6 के 6 पेपर्स के मार्क्स काउंट किए जाते हैं इन योर मेरिट.
फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, ओनली वन पेपर जहां पे आपको कन्वेंशनल राइटिंग मेथड से आपको आंसर करना होता है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें मराठी इंग्लिश दोनों होता है। और जो सेकंड पेपर होता है वो इंग्लिश और मराठी का ही होता है, बट वो एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, तो लेटर राइटिंग पूछा जाता है, प्रिसाइज, फिर इंग्लिश का मराठी ट्रांसलेशन, मराठी का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। पेपर 2 में क्या होता है, थोड़ा बहुत ग्रामर होता है, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी होता है। दोनों का लेवल 10 स्टैंडर्ड से ऊपर का नहीं। यहाँ पे पासिंग इजी होता है, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो याद रखो, एमपीएससी कोई भी दे सकता है, इवन नॉन महाराष्ट्रियन दे सकते हैं जो महाराष्ट्र में नहीं रहते, और जो मराठी स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े ऐसे लोग भी दे सकते हैं। बट आपको यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मराठी पढ़ना लिखना आना चाहिए। जो नॉर्मल मराठी होगी, जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल मराठी होगी, जो ऑफिसेस में यूज की जाएंगी, उस लेवल की मराठी, 10th लेवल की मराठी आपको लिखती आनी चाहिए, वो पढ़ते आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए आपको, इतना ही लेवल होता है। अगेन जीएस 1 2 3 4 होता है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी वगैरह को अलग अलग करके जीएस 1 2 4 में दिया जाता है। तो 1 to 4 जीएस जो होता है वो 150 मार्क का होता है, और जो पेपर 1 and 2 होता है, जो इंग्लिश और मराठी कंबाइन होता है, वो 100 ईच का होता है। तो ऐसे 800 मार्क्स का ये मेंस होता है एमपीएससी का। ये मेजर फर्क है कि यूपीएससी इज लार्जली, मेनली राइटिंग वाला होता है, कन्वेंशनल राइटिंग पेपर मेथड वाला होता है, और जो एमपीएससी होता है उसका मेंस लार्जली एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये होता है कि प्रीलिम्स, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है, वो आपको क्लियर करनी है, वहां पे आपको टॉपर नहीं आना है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, एक टॉपर थी 2017 की, जिसको प्रीलिम्स में कट ऑफ से सिर्फ 1 मार्क ज्यादा आया था, बट मेंस एग्जामिनेशन के बाद में एंड पर्सनालिटी टेस्ट के बाद में शी शुड ऑल इंडिया रैंक 1। तो लोगों ने पूछा अरे इसको 1 ही मार्क्स ज्यादा मिला, तो दैट डजंट मैटर, यही आपको करना होता है। प्रीलिम इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। क्यों होता है प्रीलिम? बिकॉज 4 लाख एमपीएससी के लिए, 8 से 10 लाख आपकी यूपीएससी के लिए एप्लीकेशंस आते हैं। अगर आपने एज का जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई कर गए, अगर आपने एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर क्वालिफाई कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे बाहर निकालेंगे? तो उसके लिए प्रीलिम्स होता है, टू स्क्रीन, तो स्क्रीनिंग मेथड होता है टू स्क्रीन एंड थ्रो अवे द नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, उनको निकाल देना है बाहर, बाहर फेंक देना है इस एग्जामिनेशन से। मेंस जो एग्जामिनेशन होता है, जो सेकंड स्टेज होता है मेंस, वो होता है एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज। वहां पे आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। मेंस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीलिम्स इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, ये याद रखिए। तो प्रीलिम्स में ये मार्क्स जो होते हैं वो आपको बाद में काम नहीं आते। जो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है ऑन बेस्ड ऑन मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स। ये दोनों के मार्क्स ही काउंट होते हैं, उसी के बेसिस पे आपको पता चलता है वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर आईएएस और आईपीएस ऑन बेसिस ऑफ मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यूज मार्क्स कंबाइंड। नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या होता है, देखिए कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम क्यों लिया जाता है। यू शुड बी इन द शू ऑफ द एग्जामिनर कि ये कमीशन, यूपीएससी या एमपीएससी ये एग्जामिनेशन क्यों ले रहा है, क्योंकि दे वांट फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो व्हाट क्वालिटीज आर दे सीकिंग इन द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स? ये 3 क्वालिटीज होती है। लॉजिकल थिंकिंग आपका होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको पता नहीं होते होंगे, बट यू शुड बी एबल टू डिडक्ट दोज आंसर फ्रॉम द जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उससे। सेकंड, यू नीड टू हैव अ रैशनल अप्रोच, न्यूट्रल होने चाहिए आप, अनबायस्ड होने चाहिए, नॉन पार्टीसन आप होने चाहिए। आप कोई भी पार्टी की थिंकिंग को आप सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, डजंट मैटर, वो आपके आंसर्स में नहीं दिखना चाहिए। थर्ड होता है एबिलिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते आने चाहिए, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, पॉटहोल्स हैं, सबको पता है।
हमेशा रोज हर मॉनसून में मुंबई में पानी वहां पे भरता है, वो पता है सबको, उसके लिए क्या करेंगे? तो यू नीड टू हैव सॉल्यूशंस. दोस सॉल्यूशंस शुड बी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड दोस सॉल्यूशंस शुड बी इनोवेटिव सॉल्यूशंस. तो ये सब देखा जाता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में और आपके इंटरव्यू में. नेक्स्ट स्लाइड. जो आपको जो स्टडी करना होता है वो सिलेबस होता है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड. एक होता है स्टैटिक. स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता, नॉर्मली थियोरेटिकल हम बोलते हैं उसको. और दूसरा होता है डायनामिक, जिसको आपको अपडेट करना पड़ता है, जो आपको हमेशा रोज न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज देख के, इन सारी चीजों से आपको उसको अपडेट करना पड़ता है. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग स्टैटिक सिलेबस का कैसे स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है. जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, एंड इट विल ऑल्सो अप्लाई फॉर एनडीए का और मर्चेंट नेवी, जहां पे जनरल जो इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज होता है, जनरल स्टडीज होता है, वो सेम सिलेबस वहां पे भी होता है. तो उसके लिए भी ये काम करेगा, उसके लिए भी ये अप्लाई होगा. तो जो स्टैटिक पार्ट है उसको वो होता है एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटीज होती है सीबीएसई की एनसीईआरटी, वो होती है आपकी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, ये एनसीईआरटीज प्लस स्टेट बोर्ड की बुक्स जो होती है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बुक्स जो होती है वो भी आपको पढ़नी होती है, वो ठीक से आपको पढ़नी होती है. उसके बाद ये दोनों होने के बाद सेकंड स्टेज है आपका बेसिक बुक्स, जिसको हम स्टैंडर्ड बुक्स भी बोलते हैं यूपीएससी एमपीएससी. जैसे यूपीएससी एमपीएससी की टाटा मैग्रो हिल इज अ वेरी गुड पब्लिकेशन, तो उसकी एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, बिपन चंद्रा फॉर हिस्ट्री, रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स, गोचिए लियांग, जीसी लियांग फॉर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इन पर्टिकुलर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है. ये थ्योरेटिकल पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, ये चेंज नहीं होगा, और ये आपका बेस है, फाउंडेशन है. ये होने के बाद में आपको मूव ऑन होना है टू द डायनामिक पार्ट. याद रखो कि जो एनसीईआरटीज है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, स्टेट बोर्ड की बुक्स है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, 3 बार उसको पढ़ना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है. यू नीड टू बिल्ड अ फाउंडेशन, अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है, ना कि आपको उसके नोट्स लेने. उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 5 to 10, 6 to 10 सारी, 6 to 12 सारी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं. तो मैंने बोला कि सारी एनसीईआरटी और सारे टेक्स्ट बुक आपको स्टेट बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इतनी ही बुक्स पढ़नी है. नेक्स्ट, जो आप पढ़ोगे, तो ये अप्रोच आप याद रखो, ये आपको बाद में बाकी स्टडी में भी काम आएगा, जहां पे आप थियोरेटिकल रीडिंग कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो जहां पे. तो फर्स्ट पास जो होता है, फर्स्ट रीडिंग, वो बहुत कैजुअल होना चाहिए, जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो. अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती तो भी आपको मूव ऑन करना है, रुकना नहीं है, उसको कम से कम टाइम लेना है. सेकंड जो पास होता है, सेकंड रीडिंग जो होती है, वो अच्छे से समझ के करनी है, रुक के करनी है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल करो, किसी टीचर को पूछो. उस टाइम पे अगर आपके हाथ में पेंसिल है तो अंडरलाइन करो. और थर्ड पास के टाइम पे, जब आप थर्ड रीडिंग करोगे, तब आप नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हो. नोट्स लेना किसकी है? सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स की, ना कि एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड्स की. और फोर्थ पास तभी करना है, फोर्थ रीडिंग तभी करनी है अगर आपको जो पीछे दिए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर नहीं देने. ठीक है, अंडरलाइनिंग का मतलब या हाईलाइटिंग का मतलब ये जो दिखाया गया है ऐसा नहीं करना है आपको. इसको पेंटिंग कहते हैं, हाईलाइटिंग, अंडरलाइनिंग नहीं कहते. नेक्स्ट प्लीज. जो सेकंड पार्ट है, डायनामिक पार्ट, जो हमेशा चेंज होगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूज़पेपर. अगेन दिस विल ऑल्सो अप्लाई फॉर एनडीए, मर्चेंट नेवी ऑल्सो. ये याद रखिए, ये सबको काम आएगा, यूपीएससी, एमपीएससी, मर्चेंट नेवी, एनडीए, सबको. आपको हैबिट डालनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग आपका होना चाहिए हर रोज. अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आपको लगना चाहिए कि दिस इज एन ऑड डे, कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है. इतनी आदत आपको हो जानी चाहिए कि रोज न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है. और न्यूज़पेपर मींस, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप मराठी पढ़ रहे हो, एमपीएससी के लिए सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको लोकसत्ता पढ़ना है. सेकंड फिर आएगा इंडिया ईयरबुक आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है जो बजट से पहले आता है, फिर बजट आता है. अगेन महाराष्ट्र का बजट अलग होता है, हमारे सेंटर का बजट अलग होता है. फिर योजना इन कुरुक्षेत्र का जो गवर्नमेंट की मैगजीन है वो पढ़नी है.
याद रखो, आपको मैगजीन्स जो ऐसी मनोरमा है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण है, या फिर जो क्रॉनिकल्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव सक्सेस है, कंपटीशन सक्सेस वगैरह जैसी, एग्जामिनेशन जैसी जो प्राइवेट मैगजीन्स होते हैं, वो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, आपके बिल्कुल काम की नहीं है। याद रखिए, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, मनोरमा ईयरबुक नहीं पढ़नी है। आप अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट, एक याद रखो, आप एक आदत डाल लो, अगर आप यूपीएससी के लिए या एमपीएससी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो आप जो कुछ भी नोट्स निकालोगे वो ब्लैंक पेपर पे निकालो, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया फ्रॉम द ईयर 2013। अभी क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट ऐसे दो चीजें नहीं आती, दोनों को मर्ज कर दिया है। ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके नीचे आपको एक बॉक्स बना दिया जाता है, उसी बॉक्स में आपको आंसर देना है, और वो बॉक्स में लाइंस नहीं होती, वो ब्लैंक स्पेस होता है। तो ब्लैंक स्पेस में आपको आंसर राइटिंग की आदत डालनी पड़ेगी। आदत डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इश्यूज होते हैं लोगों के, ठीक है, याद रखो ये पॉइंट। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो अगेन द हिंदू पढ़ना है, सेकंड ऑप्शन है आपका इंडियन एक्सप्रेस, या अगर आप मराठी पढ़ना चाहते हो तो आप लोकसत्ता पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, इसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एडिटोरियल एंड ऑपेड पेज। ये जो लेफ्ट हैंड वाला है वो होता है एडिटोरियल फुल पेज, और उसके बिल्कुल अपोजिट वो होता है ओपिनियन एडिटोरियल, जिसको ऑपेड भी बोला जाता है। ओपिनियन एडिटोरियल में, ऑपेड में जो बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पेरोल पे नहीं होते उस न्यूज़पेपर के, वो लोग लिखते हैं सब आर्टिकल्स। आपको याद रखो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना है बट न्यूज नहीं पढ़नी। न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज न्यूज क्या होता है, न्यूज आर फैक्ट्स, न्यूज आर फिगर्स। आपको पढ़ना है आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल में होता है बैकग्राउंड, एक्सप्लेनेशन, वे फॉरवर्ड, ये सारी चीजें दी होती है। वे फॉरवर्ड आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नीड टू हैव सॉल्यूशंस, वो आपको यहीं से मिलेगा, याद रखिए। बाकी चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, यूपीएससी ऑप्शनल, लोग पूछते हैं कि ऑप्शनल हम क्या ले सकते हैं, तो याद रखो, आपका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेडिकल बैकग्राउंड वाला आदमी हिस्ट्री ले सकता है, हिस्ट्री वाला जो आर्ट्स में जिसने हिस्ट्री में बीए एमए किया है वो जाके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी ले सकता है। देयर इज नो बार, नो कंस्ट्रेंट। तो पॉपुलर ऑप्शनल का है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉबैड, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आजकल एंथ्रोपोलॉजी करके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शनल आ गया है। इसके अलावा मेडिकल साइंस होता है, इंजीनियरिंग के है, जैसे सिविल है, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट नहीं है। देन बेसिक साइंसेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। कॉमर्स एंड अकाउंटिंग है। फिर लिटरेचर है, मतलब जो 24 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसका हर एक का लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, तो याद रखो कि आप कोई भी फील्ड के ग्रेजुएट हो, आप यूपीएससी एमपीएससी के लिए एलिजिबल होते हो। बट अभी क्या चेंजेस हुए हैं, 2000 से पहले ऐसा होता था, मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शंस वेर फ्रॉम बीए आर्ट्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड बीएससी एग्री बैकग्राउंड। ऑलमोस्ट 70 to 80% वेर ओनली जो हिस्ट्री मेजर्स, बीएससी एग्री मेजर्स, ये जो लोग होते थे, ये लोग होते थे। बट 2000 के बाद क्या हुआ है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू चीज जिसको बोलते हैं हमने पेपर 2, प्रीलिम का पेपर 2, जिसको बोलते हैं सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसमें उन्होंने लाया क्या, तो क्वांट, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि उनको देखा गया कि ये जो लोग सिलेक्ट होते हैं ये रट्टा मार के सिलेक्ट होते हैं, बहुत साल रट्टा मार के मगिंग अप करके सिलेक्ट होते हैं ये लोग, दे लर्न बाय हार्ट ओनली। फिर उनको जो अगर कोई गवर्नमेंट का पब्लिकेशन दिया गया, उसमें कोई चार्ट होता है, कुछ चीजें होती हैं, कोई टेबल ऑफ अलग अलग फिगर्स और उसका कैलकुलेशन होता है, तो वो समझ में नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम बोला गया कमीशन के सामने कि ऐसा हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो नए रिक्रूट्स हैं ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड करके नया पेपर लाया प्रीलिम्स में, और वो पेपर की वजह से एंड क्या हुआ ना, पहले देयर यूज्ड टू बी 2 ऑप्शनल्स, 2 ऑप्शनल होते थे, दोनों के 4 पेपर्स होते थे, तो वो बहुत ह्यूज हेल्प होता था। तो
उसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 ऑप्शनल किए। ये जो चीजें हैं उसकी वजह से क्या हुआ है ना, नाउअडेज इंजीनियर्स आर गेटिंग सिलेक्टेड द मोस्ट मतलब कितना, अगर आईएएस में आप देखो तो 40% आईएएस सिलेक्शंस वेर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। जो टोटल नंबर ऑफ आईएएस सिलेक्शन हमारे पास सामने फिगर्स है 14, 15 एंड 16 की, तो उसमें 40%, अराउंड 40% वेर इंजीनियर्स। सबसे ज्यादा इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं। सेकंड नंबर पे मेडिकल है, मतलब डॉक्टर्स हैं। थर्ड नंबर पे साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। फोर्थ पे बेचारे आर्ट्स वाले हैं, एंड द लीस्ट आर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले। तो याद रखो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है जस्ट बिकॉज दे हैव चेंज द एग्जामिनेशन पैटर्न। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मर्चेंट नेवी। यहां पे एक प्रॉब्लम है, मर्चेंट नेवी इज अ मिसनोमर। ये नेवी नहीं है। लोगों को लगता है इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स अ नेवी। इट इज नॉट अ नेवी, ये प्राइवेट जॉब है। हुआ क्या कि किंग जॉर्ज द फिफ्थ जो थे, उन्होंने ब्रिटिश के जो मर्चेंट शिप्स थे, जो ट्रेड करते थे, जो यहां से वहां कुछ कार्गो लेके जाते थे और पैसा कमाते थे, ऐसे कमर्शियल्स जो शिप्स थे, उन्होंने जो मदद की वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश पूरी आर्मी को यहां से वहां ले जाने में, उसकी वजह से उन्होंने उनको मर्चेंट नेवी करके उनका गौरव किया था। He bestowed the title of merchant navy on the British merchant shipping fleets because of their astonishing service in the World War I. तो उसके बाद में क्या हुआ है कि ये जो सारे के सारे कमर्शियल वेसल्स थे, इन्होंने मर्चेंट नेवी का खिताब ले लिया, जैसे इंडियन मर्चेंट नेवी, जैसे कनेडियन मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स अ प्राइवेट जॉब। क्या होता है ये? तो मर्चेंट वेसल्स होते हैं, शिप्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं। एक स्पेसिफिक कंट्री में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, एक कंपनी के अंडर रजिस्टर किया जाता है। याद रखिए 90% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो पानी के ऊपर होता है। 90% जो टोटल ट्रेड होता है, व्यापार होता है, कॉमर्स होता है, वो 90% ओवर दी वाटर होता है, सीज ओशंस को मिला के होता है। बिकॉज ट्रेड ओवर वाटर इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रेड, क्योंकि लीस्ट फ्यूल कंजम्पशन होता है। आप जो सामान ले जा सकते हो, वेट वो बहुत ज्यादा हेवी ले जा सकते हो। शॉर्टेस्ट नहीं है, कम टाइम में नहीं होता, सबसे कम टाइम में बाय एयर होता है, बट बाय एयर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ मच वेट यू कैन कैरी, बिकॉज उतना थ्रस्ट नहीं मिलेगा प्लेन को कैरी करने के लिए। तो ओशन लाइनर्स कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ कार्गो, जिसमें इंडिया 15th रैंक है टोटल ट्रेड में। इंडिया जो टोटल मर्चेंट नेवी में वर्ल्ड ओवर में जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं उसके 12.8% सप्लाई करता है। ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड 14.5% ऑफ रेटिंग मतलब जो ऑफिसर्स के नीचे होते हैं वो लोगों को, जो कैडेट्स वगैरह होते हैं, उनको रेटिंग्स बोला जाता है। वो 14.5% ऑफ टोटल मर्चेंट नेवी की रिक्वायरमेंट के इंडिया सप्लाई करता है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर इन टर्म्स ऑफ मर्चेंट नेवी, इन केस ऑफ मर्चेंट नेवी। अभी कौन कौन सी टॉप इंडियन मर्चेंट नेवी कंपनीज हैं? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो गवर्नमेंट ओन है, जिसको डीजी शिपिंग जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उसके ऊपर ध्यान रखता है। फिर एसआर शिपिंग लिमिटेड है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है, भारतीय शिपयार्ड है, एबीजी शिपयार्ड है। इसमें कौन कौन से शिप्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं? तो देखिए सबसे ऊपर है जो आपका टैंकर होता है, क्रूड ऑयल केमिकल लेके जाता है। फिर लेफ्ट में देखेंगे तो कंटेनर होता है, कंटेनर शिप होता है। फिर राइट में अगर आप देखोगे तो राइट इज अ क्रूज शिप जो पैसेंजर लेके जाता है। तो ये जो तीनों टाइप के हमने देखे हैं शिप्स, इन सारे शिप में मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स वो शिप को चलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां पे आपको एक क्वेश्चन सिर्फ आंसर करना होता है कि डेक या इंजन। इससे पहले मर्चेंट नेवी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं कि मर्चेंट नेवी में वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है।
यहाँ पे आपको वंस यू आर ऑन अ शिप, आप शिप पे 6 से 8 महीने रह सकते हो कंटिन्यूसली। फिर आप बाकी के 6 से 4 महीने, 4 से 6 महीने आप घर पे रहते हो। यू वर्क फॉर 6 to 8 months एट अ स्ट्रेच ऑन अ शिप। आफ्टर दैट पूरा का पूरा बाकी बचा हुआ जो साल होता है वो आपको घर पे स्पेंड करने को मिलता है। यहाँ पे 4 घंटे के शिफ्ट्स होते हैं, ट्वाइस अ डे आपको काम करना पड़ता है, तो टोटल 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है उसमें एडवांटेजेस क्या है कि यू गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आपको सब जगह देखने को मिलती है, बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, विजिट करने को मिलता है। सबसे मेजर पार्ट है अच्छा खासा सैलरीज होता है इन टर्म्स ऑफ लैक्स, और सारा का सारा टैक्स फ्री होता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता मर्चेंट नेवी को, बिकॉज यू आर वर्किंग आउटसाइड द जो इंडिया का जो ये होता है, जो जहां से टैक्स कलेक्ट करते हैं जिसको, तो उससे बाहर आप कर रहे हो, आप ओशंस में कर रहे हो जहां पे इंडिया का कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो आपको इनकम टैक्स वगैरह कुछ भरना नहीं पड़ता है। अगेन व्हेन यू आर वर्किंग 6 to 8 months, आप जब शिप पे काम कर रहे हो तब आपको कोई भी खाने पीने का खर्चा नहीं है, आपका सारा का सारा खर्चा शिप की जो कंपनी है वो कंपनी स्पॉन्सर करती है। एडवेंचरस लाइफ है। डिसएडवांटेजेस भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, 6 to 8 months आप शिप पे होते हो, फिर घर पे होते हो, सोशल लाइफ नहीं है, अगर पैसेंजर क्रूज शिप नहीं है तो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, फ्यू पीपल होते हैं सिर्फ शिप पे, फ्यू डजन्स ऑफ पीपल। वर्किंग कंडीशन हार्श होती है। अभी आपने देखा साइक्लोन निसर्ग आके गया, तो साइक्लोन निसर्ग सबसे ज्यादा कहाँ पे पावरफुल था? सी में, अरेबियन सी में। तो हार्श वर्किंग कंडीशन होती है, रेगुलर एग्जामिनेशन देना पड़ता है आपको, अपग्रेड करना पड़ता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं डेक एंड इंजन। जब आप मर्चेंट नेवी में एंटर करते हो तब 3 डिपार्टमेंट होते हैं, डेक, इंजन एंड सलून। जो सलून डिपार्टमेंट होता है या उसको पेटी ऑफिसर भी बोला जाता है, जिसमें स्टीवर्डेस होता है, कुक होता है, या कोई स्मॉल रेटिंग होता है। हम ध्यान देंगे डेक एंड इंजन पे। डेक एंड इंजन क्या होता है? तो डेक वाला जो होता है वो क्या करता है? नेविगेट करता है, शिप को चलाता है, कार्गो उतारने में चढ़ाने में वो ध्यान रखता है। वहीं पे इंजन क्या करता है? इंजन डिपार्टमेंट, इट लुक आफ्टर द इंजन, बॉयलर्स, वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट, वो ध्यान इंजन डिपार्टमेंट रखता है। याद रखो आपको इंजीनियर होना पड़ता है इन ऑर्डर टू ज्वाइन द इंजन डिपार्टमेंट। अगर आपके पास बीएससी डिग्री है, जो हम देखेंगे मरीन यहाँ की आईएमयू यूनिवर्सिटी की, तो आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री होती है। आप शुरू करते हो कैडेट से, फिर आप पहुंचते हो चीफ इंजीनियर अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में हो। आप शुरू करते हो डेक कैडेट से और आप पहुंचते हो कैप्टन या चीफ ऑफिसर पोस्ट तक अगर आप डेक डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट प्लीज। मर्चेंट नेवी जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे सेफ है, सबसे इजी है, वो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं उसके थ्रू सिलेक्ट होना। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो गए तो आपका आगे का जो सिलेक्शन होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, वो इजी हो जाता है। उसी तरीके से आईएमयू से अगर आप जाते हो तो आपको फीस भी कम लगता है और आपका सिलेक्शन भी जल्दी होता है। सेकंड ऑप्शन है जो मैं बोलूंगा कि आप अवॉइड करो, वो होता है अदर कॉलेजेस, जो प्राइवेट कॉलेजेस है। प्राइवेट कॉलेजेस का प्रॉब्लम यह है कि फी इज वेरी हाई। वेरी हाई मतलब कितना? तो नॉर्मल इंजीनियरिंग कोर्स से 2 से 3 गुना हाई ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ता है अगर आप मर्चेंट नेवी के इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, तो नॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री कर रहे हो तो। थर्ड ऑप्शन होता है आपको स्पॉन्सरशिप का। यहाँ पे आप डिग्री लेते हो, मर्चेंट नेवी में ही जाते हो, बट यू फर्स्ट गो टू दी कंपनी, जो शिपिंग कंपनी है उसके पास आप जाते हो, उसकी एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करते हो, फिर वहां पे आपको सिलेक्ट किया जाता है और वो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स होता है मर्चेंट नेवी का, उसको स्पॉन्सर करते हैं। दे पे फॉर योर कोर्स एंड दे ऑल्सो टेक यू इनटू देयर ओन शिपिंग कंपनी, जहां पे आपका प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आप आपका जो मर्चेंट नेवी का डिग्री कंप्लीट करने के बाद उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है स्पॉन्सरशिप का। बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग एग्जाम है, खुद की अलग अलग एग्जाम होती है, बट इसमें याद रखो अदर कॉलेजेस में फ्रॉड होता है, स्पॉन्सरशिप में भी फ्रॉड होता है। स्पॉन्सरशिप मिलेगी 100%, फीस आपको माफ होगी करके बोला जाता है, इसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज दे डिमांड मनी। नेक्स्ट स्लाइड।
तो बेस्ट वे है IMU के कैंपसेस, 6 कैंपसेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 6 कैंपसेस आर देयर इन इंडिया। ये 6 कैंपसेस आपको चूज करने हैं, यहीं पे आपको जाना है। ये 6 है कोचीन, मुंबई, कोलकाता, नवी मुंबई, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर ये कैंपसेस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर 12 जो होते हैं वो आप देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं। तो आफ्टर 12 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है बीटेक का, जो 4 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें आपको डिग्री मिलती है इंजीनियरिंग की, और ये करके आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इसमें होता है मरीन इंजीनियरिंग और दूसरा होता है नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग। ये करके आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ शिप जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन है बीएससी, जो 3 साल का होता है। इसमें शिप बिल्डिंग रिपेयर है और नॉटिकल साइंस है। तो नॉटिकल साइंस करके आप शिप में जा सकते हो इन डेक डिपार्टमेंट। डेक में आप जा सकते हो और आप जाके आगे कैप्टन बन सकते हो। फिर थर्ड आता है बीबीए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा नहीं है। वहां पे आपको जो ऑफशोर पार्ट है, कंपनी में बैठना पड़ता है। अगर मुंबई में हेडक्वार्टर है तो कंपनी के मुंबई में बैठो, लॉजिस्टिक, रिटेलिंग, ई कॉमर्स देखो, वो करना पड़ता है। और अगर डिप्लोमा आप देखोगे तो 1 साल का डिप्लोमा है आफ्टर 12। उसमें आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मिलेगा, बट आप रेटिंग बन जाओगे। मतलब आप कुक बन सकते हो, स्टूवर्ड बन सकते हो, या पेटी ऑफिसर, स्मॉल ऑफिसर बन सकते हो। तो उसमें बहुत ज्यादा आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा और जो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। नेक्स्ट। तो याद रखो कि आपको IMU की जो CET होती है, जो हम देखने वाले हैं मर्चेंट नेवी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके अंडर आपको कहां कहां पे मिलता है एडमिशन। तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग है कलकत्ता, मुंबई में। नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग का बीटेक है विशाखापट्टनम में। नॉटिकल साइंस का BSc कोचीन, मुंबई, चेन्नई में है। और मैरीटाइम साइंस का मुंबई में है। यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है BSc के लिए, दोनों के लिए। और मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग के लिए कलकत्ता, मुंबई, विशाखापट्टनम, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे याद रखो कि बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। ऐसा बोला जाता है कि 5 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, हम आपका प्लेसमेंट करा देंगे, फिर आपका फीस पूरा आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, फिर आपको मंथली 2 लाख पर मंथ का आपको जॉब मिल जाएगा। ऐसा वगैरह करके बहुत सारे लोगों को फंसाया जाता है, कमीशन लिया जाता है, स्पॉन्सरशिप के फ्रॉड होते हैं। तो ये सब ना करते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप CET क्रैक करो IMU की, एंड IMU के जो कैंपसेस हैं उसमें एडमिशन लो। नेक्स्ट स्लाइड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एज है 17 to 25। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से हो, SC ST से, तो 5 साल का आपको यहाँ पे कंसेशन मिल जाता है। आपको याद रखो यहाँ पे 12वीं में PCM ग्रुप होना चाहिए, मतलब 12th साइंस होना चाहिए, साइंस में PCM होना चाहिए और उसमें 60% आपका स्कोर होना चाहिए। 12th में साइंस होना चाहिए। अगर आपको मर्चेंट नेवी जाना है तो उसमें मैथमेटिक्स ग्रुप होना चाहिए और PCM में आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। सेकंड है 10th और 12th दोनों में आपको इंग्लिश में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। 10th और 12th दोनों में इंग्लिश में आपको 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। एंड लास्ट है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नॉर्मली फिजिकल फिटनेस में सब लोग पास हो जाते हैं यहाँ पे। इवन इफ यू हैव स्पेक्टैकल्स, आपको चश्मा वगैरह है तो भी चलता है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पे 3 सेंटर है, एक मुंबई में है, पुणे एंड नागपुर में है, 3 महाराष्ट्र में सेंटर है। यहाँ पे जो CET होती है वो BSc एंड बीटेक के लिए जून में होती है। जून मंथ में आपको BSc बीटेक के लिए होती है। अभी सब जो एग्जाम है वो थोड़ा पोस्टपोन किया गया है, बट नॉर्मल रूटीन अगर होता है तो BSc बीटेक जून में एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट प्लीज। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है IMU CET, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट यहाँ पे करना है। ये कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, पेन एंड पेपर वाली एग्जाम नहीं है। 3 घंटे की एग्जाम होती है। टोटल 200 जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। 3 घंटे में 200 MCQs में आपको सॉल्व करने होते हैं। याद रखो यहाँ पे वेटेज सबसे ज्यादा है मैथ्स को एंड फिजिक्स को।
फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों को 50-50 है, मतलब टोटल फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों का कंबाइंड वेटेज 50% है। तो आपका फिजिक्स मैथ्स अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपको अदरवाइज क्या पूछा जाता है, तो इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड जैसे मैंने बोला, जिसको हम जीएस भी बोलते हैं यूपीएससी एमपीएससी में, फिर फिजिक्स भी आता है, फिर केमिस्ट्री भी होता है। ये जीके होता है या जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो सिमिलर होता है, जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो इसी में आता है। नेक्स्ट प्लीज। इंग्लिश में आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों पूछा जाता है। जनरल एप्टीट्यूड में आपको रीजनिंग, जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, डेटा इनसफिशिएंसी, डीआई आपको पूछा जाता है, मतलब आपको पाई चार्ट वगैरह ग्राफ दिया जाता है, उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका जीके होता है, जिसमें बेसिक जीके होता है, जैसे मैंने बोला स्टैटिक पार्ट होता है, और करंट अफेयर होता है जो डायनामिक पार्ट होता है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 12th का सीबीएसई का, एनसीईआरटी के बुक्स का सिलेबस आपको होता है 12th का। ये पूरा मिला के होता है। इसमें भी आप याद रखो कि आपको फिजिक्स एंड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट 50% वेटेज है। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारे लोग अगर यहां पे नहीं कर सकते तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जेडब्ल्यू के थ्रू इंजीनियरिंग कर सकते हो, और इंजीनियरिंग करने के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। कहां कहां से, तो आईआईटी से, एनआईटी से, बिट्स पिलानी से, बीआईटी से, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां से अगर आप मैकेनिकल करोगे, जो सबसे वर्सेटाइल है, वन ऑफ द कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल आप करोगे या मरीन इंजीनियरिंग करोगे, नेवल आर्किटेक्चर, ऑफशोर इंजीनियरिंग करोगे, पेट्रोलियम करोगे, या हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग करोगे, तो भी आप उसके बाद यहाँ पे मर्चेंट नेवी में एंट्रेंस ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सैलरी पैकेज की बात करें तो अगर आप मर्चेंट नेवी में जाते हो एज एन इंजीनियर, यहाँ पे इंजीनियर की बात हो रही है, तो 1.5 लाख से 3 लाख, 1.5 to 3 lakhs पर मंथ सैलरी होगी, जो टोटली टैक्स फ्री होगी। और ये सैलरी आपको कुछ भी खर्चा नहीं होगा, बिकॉज यू आर ऑन द शिप। आपका खाना पीना रहना सारा का सारा खर्चा कंपनी करेगी। और आप जब कैप्टन या फिर आप चीफ इंजीनियर अगर बनोगे, हाईएस्ट लेवल पे जाओगे, तो आपकी सैलरी 20 lakhs पर मंथ तक जा सकती है मर्चेंट नेवी। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी लोग चूज करते हैं जब आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स डिफेंस में जाना होता है, तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे हमेशा वॉर होता है, तो वॉर हमेशा नहीं होता। इंसर्जेंसी होती रहती है, टेररिस्ट घुसते रहते हैं, बट वॉर नहीं होता। वॉर बहुत कम हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद में इंडिया चाइना वॉर हुआ है 62 में, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ हमारा बांग्लादेश लिबरेशन का वॉर हुआ था, फिर उसके बाद में डायरेक्टली कारगिल हुआ, और उसके बाद में कोई वॉर नहीं हुआ। बैटल्स होते हैं, छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। एनडीए वाज एस्टैब्लिश, एनडीए इज इन महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली पुणे में खड़कवासला। स्पेशली कहां पे पता है आपको? जो आपने मूवी देखी होगी तानाजी करके, उसमें जो सिंहगढ़ है जिसके लिए बैटल होता है, जिसके लिए वॉर होता है, उसके बिल्कुल बेस पे ये एनडीए खड़ा है, खड़कवासला में। खड़कवासला डैम ही है पास में, 7000 एकड़ का कैंपस है। दिस इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों के ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है एक साथ। ये एक ही फर्स्ट एकेडमी है जो ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड है, एस्टेब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1954। अभी तो अमेरिका में तो 5 है टोटल, देयर आर 5 फोर्सेस, आर्म फोर्सेस। उन्होंने 5th आर्म फोर्स करके जो स्पेस फोर्स है वो भी क्रिएट किया हुआ है। बट जो फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी है वो एनडीए है। यहाँ पे 2 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, एक जिम्नेशियम, 32 फुटबॉल फील्ड, 2 पोलो ग्राउंड है, एक क्रिकेट स्टेडियम है, न्यूमरस स्क्वाश एंड टेनिस कोर्ट्स हैं।
ये यहाँ पे होता है। अगर आप इंडिया में अगर एंट्रेंस क्रैक करके आप अगर इंडिया में जाते हो तो आपको टोटल 6 टर्म्स यहाँ पे गुजारने होते हैं, टोटल 3 इयर्स यहाँ पे गुजारने, और उसके बाद में आपको जेएनयू का बीएससी डिग्री मिलता है। जेएनयू से आपको बीएससी का डिग्री मिलता है और आप आगे जाते हो इन आर्मी, इन नेवी और इन एयरफोर्स। ये 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। नॉर्मली 4 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं हर ईयर इस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाती है एनडीए का पावर। ये तीनों लोग जो हैं, दीज आर दी आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ। डिफेंस स्टाफ के चीफ है ये तीनों, जो डिफेंसेस है उसके चीफ है। मनोज नरवणे आर्मी से है, राकेश भदौरिया एयरफोर्स से है एंड करमवीर सिंह नेवी से है। तीनों के तीनों सेम बैच में थे एनडीए में 1976 में, जो 56 बैच थी हमारी। तो तीनों के तीनों आज चीफ है, 4 स्टार जनरल्स हैं। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में देयर इज अ परेड गोइंग ऑन, इसको पासिंग आउट परेड बोलते हैं। ये पासिंग आउट परेड क्या है? तो दिस पासिंग आउट परेड इज समथिंग जिसने बहुत पॉपुलरली नाम हासिल किया। हम आज भी बोलते हैं कि विच बैच पास आउट आर यू, 10th कब पास आउट किया, 2001 में किया, 2010 में किया। तो पासिंग आउट इज इंडियन इंग्लिश का वर्ड है जो यहां से आया हुआ है एनडीए से, क्योंकि एनडीए में पासिंग आउट परेड होता है। एक लाइन होती है, उसको ये एनडीए के कैडेट पास करते हैं और दे गो इनटू आइदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो उसको पासिंग आउट परेड बोलते हैं। तो पास आउट होना, अदरवाइज पास आउट मीन्स अगर आप पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हो, तो यूएस इंग्लिश में, यूके इंग्लिश में उसका वो मतलब होता है। इंडियन इंग्लिश में पास होना, ग्रेजुएट होना, इस हिसाब से ये यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड मेल को ही अलाउड है एनडीए। तो फिर गर्ल्स पूछेंगे क्या ऑप्शन है? आई एम कमिंग टू दैट। आपको सीडीएस का ऑप्शन है, सीडीएस का ऑप्शन है जो जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट एनडीए जो है सिर्फ 16 से लेकर 19 ईयर के मेल कैंडिडेट जो अनमैरिड है उनके लिए ही है। उसको आपको 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th कॉमर्स करते हो, 12th आप अगर आर्ट्स करते हो तो आप आर्मी में जा सकते हो। बट अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, अगर आपको नेवी में जाना है, तो आपको पीसीएम ग्रुप होना, साइंस ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। याद रखो, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए आपको पीसीएम ग्रुप होना, 12th में साइंस होना और मैथमेटिक्स होना यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। अदरवाइज आप इवन अगर आपका बायो भी है तो आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर साल, मतलब इस साल 2020 में देयर आर 418 वैकेंसीज, जिसके लिए ऑलमोस्ट 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं। बट याद रखो, एनडीए इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी हार्ड एग्जाम टू क्रैक। यूपीएससी, एमपीएससी या इवन जेडबल नीट जितना हार्ड एग्जाम नहीं है एनडीए क्रैक करना। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो यू कैन क्रैक एनडीए एग्जामिनेशन। एनडीए जो एग्जाम होता है उसमें एनडीए नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन के थ्रू इंडिया के लिए एंड नेवल एकेडमी के लिए आपका सिलेक्शन होता है। बाद में इंडिया के बाद में आप चूज कर सकते हो इधर यू आर गोइंग टू आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। तो ये तीनों के लिए एनडीए है और एनडीए के साथ ही नेवल एकेडमी है जो डायरेक्टली नेवी का एकेडमी है। तो इनके टोटल मिला के इस साल पोस्ट थे 418। नेक्स्ट स्लाइड। सिलेबस की बात करते हैं, सॉरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो 2 साल में 2 बार होती है, अप्रैल एंड सितंबर। महाराष्ट्र में मुंबई एंड नागपुर आर 2 सेंटर्स। यहाँ पे स्टेजेस क्या होते हैं? तो रिटर्न टेस्ट एक होता है, एसएसबी इंटरव्यू। स्टाफ सिलेक्शन का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ग्रूसम इंटरव्यू होता है। 5 दिन आपको जो पैनल है उसके सामने रखा जाता है। 5 दिन आपका बिहेवियर, आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हो, दूसरे को कैसे ट्रीट करते हो, सब देखा जाता है। तो ऐसे 2 स्टेजेस में ये लिया जाता है। फर्स्ट इज रिटर्न एंड सेकंड इज एसएसबी इंटरव्यू। ये ऑनलाइन नहीं है, पेन एंड पेपर वाला टेस्ट है, ऑफलाइन मोड वाला टेस्ट है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में होता है।
टोटल ड्यूरेशन 5 आवर्स का है, 2.5 आवर्स के 2 पेपर होते हैं। याद रखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का पूरा एक अलग पेपर है। देयर इज अ टोटली डिफरेंट, मतलब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है, जिनको मैथमेटिक्स पसंद आता है उनके लिए ये एग्जामिनेशन है, क्योंकि मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो एक सेपरेट पेपर है मैथमेटिक्स का, और दूसरा पेपर है जनरल एबिलिटी, जो मैंने बोला आपको कि जीएस जीके वाला होता है, वो होता है। नेक्स्ट, सिलेबस अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स का, तो 2.5 घंटे में 2.5 आवर्स में 120 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं। 33% निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे निगेटिव मार्क्स है, मर्चेंट नेवी में निगेटिव मार्किंग नहीं था, यहाँ पे निगेटिव मार्क्स होते हैं। तो क्या क्या होता है 12th का, 11th एंड 12th का दोनों का सिलेबस यहाँ पे लिया जाता है ध्यान में। अलजेब्रा होता है, मैट्रिक्स होता है, ज्योमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें, मतलब ऑलमोस्ट ऑल मेजर ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इसमें कवर की जाती है। 120 क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का पेपर होता है। नेक्स्ट, सेकंड जो होता है आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। ये जो होता है ये पेपर, इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट की जाती है। मतलब क्या, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज है, वो इंग्लिश को है। इंग्लिश को सबसे ज्यादा वेटेज है। 50 एमसीक्यू जो होते हैं आउट ऑफ 150 आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश को बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ पे भी देखने को मिलता है, इवन मर्चेंट नेवी में भी देखने को मिलता है आपको, आफ्टर मैथमेटिक्स। उसके बाद में आता है आपका जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वो भी होता है। देन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस भी होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है। तो ये सारे मिला के आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है 150 क्वेश्चंस का। ये आपके 2 पेपर्स होते हैं। जनरल एबिलिटी जो आपका होता है वो आपका 150 क्वेश्चंस का होता है, 600 मार्क्स का होता है। और जो आपका मैथमेटिक्स का होता है वो आपका 120 एमसीक्यू का होता है, 300 मार्क्स, ऐसे 900 मार्क्स का ये टोटल पूरा टेस्ट होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के। जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। 5 दिन ये इंटरव्यू लिया जाता है और धीरे 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 करके लोगों को निकाला जाता है। थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज द मेडिकल स्टेज। नेक्स्ट, थर्ड एंड फाइनल इज अ मेडिकल टेस्ट। यहाँ पे याद रखो, आपको मेडिकल टेस्ट में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आपका फिटनेस टेस्ट नहीं है ये। यू डोंट हैव टू रन, आपको कूदना नहीं है, लॉन्ग जंप नहीं करनी, हाई जंप नहीं करनी आपको, ना ही आपको कुछ थ्रो करना है। ऐसा कोई भी फिटनेस टेस्ट नहीं लिया जाता, मेडिकल टेस्ट होता है नॉर्मली। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो वेट होता है आपके हाइट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, ये देखा जाता है। मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है और आईसाइट का है। इवन स्पेक्टेकल्स आर ओके, बट आपका एक आई जो होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, दूसरे में थोड़ा बहुत करेक्शन चलता है। तो याद रखो, यहाँ पे फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाता। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि एनडीए के लिए फिर कोई मिलिट्री स्कूल में जाना चाहिए, वहां पे हॉर्स राइडिंग सीखना चाहिए। तो आप याद रखो, ये हॉर्स राइडिंग वगैरह जैसी चीजें हैं, या जो कमांडो ट्रेनिंग होता है, वो एनडीए के सिलेक्शन के बाद होता है, ना कि अभी से आपको करना है। एनडीए के लिए सिर्फ आपको 2 है, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी। यही आपको चूज करना है, यही आपको प्रिपेयर करना है। आपको हॉर्स राइडिंग नहीं सीखनी, आपको स्विमिंग नहीं सीखना, ना ही आपको कोई कमांडो ट्रेनिंग या मिलिट्री ट्रेनिंग लेना है। सिर्फ आपका हाइट वेट रिकॉर्ड रेशो में होना चाहिए और आपका मेडिकल टेस्ट आपने पास करना चाहिए, बस इतना ही होता है। नेक्स्ट, अभी मैंने जैसे बोला कि बिकॉज फीमेल्स आर नॉट अलाउड इन एनडीए, वी हैव अ सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। बट यहाँ पे एक फर्क है कि सीडीएस में आपको डिग्री होनी चाहिए। डिग्री इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सीडीएस। एनडीए के लिए 10+2 इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों हो सकते हैं सीडीएस के लिए, एंड मैरिड अनमैरिड दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस के लिए। इंडिया के लिए एज है 16.5 to 19.5, सीडीएस के लिए एज है 19 to मैक्सिमम 25। दोनों का एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। रिटर्न पहले होता है, फिर बाद में आपका एसएसबी का
इंटरव्यू होता है 5 दिन का। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर्स एनडीए के थ्रू आप अगर जाओगे तो आईएमए, आईएनए, एएफए में तो मिलेगा ही मिलेगा, एनडीए में भी आप जाओगे। सीडीएस के थ्रू अगर आप जाओगे तो एनडीए में नहीं जाओगे, आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आप सिलेक्ट हो जाओगे, वहां पे आप आपका ट्रेनिंग लोगे। उसके बाद में आईएमए देहरादून या इंडियन नेवल एकेडमी इजिमाला या एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, यहाँ पे आपका फर्दर ट्रेनिंग होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे याद रखो, एनडीए में यू हैव टू बी अनमैरिड, सीडीएस में मैरिड ऑल्सो आर अलाउड। दोनों जब ट्रेनिंग लेते हैं तो रैंक असाइड दोनों का लेफ्टिनेंट ही होता है। दोनों को स्टाइपेंड जो ट्रेनिंग के दौरान मिलता है वो सेम भी मिलता है। बट जब आप कमीशन होते हो, मतलब आप कमीशन होते हो और आर्मी में जाते हो या एयरफोर्स में जाते हो या नेवी में जाते हो और सर्विस में जब आप जाते हो, तो सीडीएस के थ्रू अगर आप गए तो एनडीए के जो बेसिक फर्स्ट पे होता है उससे आपका पे ट्वाइस या थ्राइस ज्यादा होता है। और याद रखो कि प्रमोशनल एवेन्यूज में भी यहाँ पे आपको फायदा होता है। अगर सीडीएस में जाओगे तो टाइम बाउंड प्रमोशन है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर या उसके ऊपर, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर के बाद में लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल वगैरह, वो जो ये होता है पोस्ट होती है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ब्रिगेडियर तक सारों का सेम होता है, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल वगैरह वहां तक सबका सेम होता है। बट उसके बाद में जब ब्रिगेडियर स्टेज आता है तो सीडीएस वालों के लिए वो टाइम बाउंड होता है कि 10 साल 15 साल बाद आप वहां पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। इंडिया में वैसा नहीं होता है। इंडिया के थ्रू अगर आप जाओगे तो बाय सिलेक्शन प्रोसेस, बाय एग्जामिनेशन प्रोसेस ही आपका होगा, तो सीडीएस में आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं इफ यू कंपेयर इट विद द एनडीए। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप सीडीएस करके जा सकते हो, आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इंजीनियरिंग करके जा सकते हो, क्योंकि अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो आप एयरफोर्स में भी जा सकते हो, नेवी में भी जा सकते हो थ्रू सीडीएस। अगर आपने प्लेन बीएससी किया या आपने अगर कोई भी कॉमर्स या आर्ट्स से किया, तब आप जाके सीडीएस में जाके सिर्फ आर्मी में भर्ती हो सकते हो, सिर्फ आर्मी में आप जा सकते हो। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंशिएशन है इंडिया एंड सीडीएस में। सो दैट्स इट, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Thank you, Kabir sir. Now, I think this was one of the amazing experience what we had and the amazing explanation what we had. Thank you very much, Kabir sir, for your valuable time and inputs. I hope जो student इस stream में जाना चाहते थे, उनको जो definite requirement थी, जो उनको minimum requirement थी, जो उनको जानना था, वो सारे डाउट्स शायद उनके क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच कबीर सर फॉर दैट। एंड आई रियली हैड, अगेन मैंने ये सेकंड टाइम सुना, बट मुझे काफी फिर से ये इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू कबीर फॉर दैट सर, फॉर दैट योर इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू पेरेंट्स फॉर जॉइनिंग अस। मैं आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। एंड सेम विल बी द केस विद ऑल अवर लवली स्टूडेंट्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। ये वेबिनार आपके लिए कुछ यूजफुल हो, ऐसे हम आशा करते हैं। थैंक यू पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग Arihant Academy. Parents and dear students, please do not forget to subscribe and like Arihant Academy YouTube channel. आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं to get the recent notification on Arihant Academy YouTube channel. Thank you very much. Have the wonderful day ahead. Thank you. Signing off.